हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम रीड करें 18 नवंबर का आपके दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर में हमने स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने की सीरीज। इसमें हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो आपके स्पोर्ट्स वाला पेज पे रहेगा। तो सबसे पहले हम वही कवर कर लेते हैं, स्पोर्ट्स वाला पेज ही कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हम अदर न्यूज़ है वो देख लेंगे। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास है इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको देखने मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है वो आपके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के रिगार्डिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने देखा होगा T20 अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुए थे, जिसमें इंडिया की टीम है वो आपके साउथ अफ्रीकन टीम है, इसको हराकर इंडियन टीम है वो विजेता रही है। जोहान्सबर्ग में हुए थे। और इससे पहले जो आपने जब जुलाई का आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपने T20 जो वुमेन वाला वर्ल्ड कप देखा होगा। T20 वुमेन वाली जो वर्ल्ड कप सीरीज़ देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट मैच तो 3 सीरीज हुई थी, सॉरी टेस्ट मैच थे शायद तक। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। टेस्ट मैच थे जिसमें एक बार तो साउथ अफ्रीका जीती थी, सेकंड में आप देख सकते हैं इंडिया जीती थी, और थर्ड मैच है वो आपके बारिश की वजह से क्या रहा था, ड्रॉ रहा था। वहीं अब ये क्या कौन से हुए थे, अभी एक दो दिन पहले हुए हैं, तो वो हुए थे आपके मेन वाले पुरुष वाले गेम हुए थे और उसमें इंडियन टीम है वो साउथ अफ्रीका को हराकर जीती है। काफ़ी बड़े एक टारगेट के साथ आ रहा है, काफ़ी अच्छे रन है, लगभग 100 से अबव रनों के साथ है ना साउथ अफ्रीका की टीम है इसको हराया। और यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की जा रही है वो आगामी दिनों में आयोजित की जाने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है जो 22 नवंबर से शुरू होने वाली है, उसके रिगार्डिंग ही कुछ फैक्ट है वो दिए हुए हैं। तो इसमें दिया गया है राहुल पर्थ में करेंगे ओपन और बुमराह होंगे कप्तान। बीसीसीआई ने वीडियो साझा कर ये कुछ जो केएल है उनके फिट होने की जानकारी दी है। चोटिल, शुभमन और रोहित पहले टेस्ट से बाहर, इस प्रकार की जानकारी है। ये इस ट्रॉफी में हमारे क्या एफर्ट किए जा रहे हैं, हमारे कौन कौन से प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनकी रिगार्डिंग जानकारी है वो साझा की गई है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की रिगार्डिंग। वहीं एक और न्यूज़ यही वापस 22 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, इसमें भारतीय टीम नहीं ले अतिरिक्त दबाव। ये कपिल जो चौधरी है इनका, कपिल देव है इनका ये वक्तव्य है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर की गई है, अश्विन को ले करने का अवसर नहीं देना होगा स्मिथ। स्मिथ कौन है? आपके ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज है स्टीव स्मिथ, और 2020-21 की सीरीज के दौरान भारतीय स्पिनर के विरुद्ध अपने संघर्ष से बचने के लिए आगामी जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है उसमें रविचंद्र अश्विन के विरुद्ध सक्रिय रवैया अपनाने चाहते हैं। तो ये इनका टारगेट है ऑस्ट्रेलिया वालों का। 22 रन ही स्टीव भारतीय स्पिनर के विरुद्ध पिछले वर्ष बना सके थे और 2 बार हुए थे आउट। तो इस बार इनकी भी मेहनत काफ़ी अच्छी है, इन्होंने भी अच्छे से ना प्लानिंग कर रखी है कि वो भी जीते। होप हमारी इंडियन टीम ही जीते इस ट्रॉफी में भी। तो ये कुछ आपके क्रिकेट की रिगार्डिंग न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ हमें देखने मिलेगी आपकी एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी के रिगार्डिंग। एशियन चैम्पियन ट्रॉफी है जिसमें दीपिका फिर चमकी है और जापान को हराकर भारत है वो शीर्ष पर। इसमें क्या न्यूज़ आपको देखने मिलेगी कि अभी हाल ही में रविवार को महिला एशियन चैम्पियन ट्रॉफी है उसकी हॉकी टूर्नामेंट के अपने अंतिम लीग जो मैच है उसमें जापान को 3-0 से हराकर भारत ने जीत का सिलसिला है वो जारी रखा है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई है वो कर लिया है। तो भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, कौन सी ट्रॉफी के लिए? एशियन चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई आपके शतरंज की रिगार्डिंग। शतरंज की रिगार्डिंग अभी हाल में टाटा स्टील शतरंज से जो चैम्पियन ट्रॉफी है टूर्नामेंट है ये आयोजित किए गए थे। कोलकाता में चला मैग्नेसन कार्लसन का जादू। कोलकाता है वहाँ पर, कोलकाता में ये टाटा स्टील शतरंज चैम्पियन आयोजित किए गए थे और वहाँ पर जो आपके शतरंज के प्लेयर है मैग्नस कार्लसन, इनकी जीत है वो हासिल इन्होंने की है।
और पुरुष में तो मैग्नस कार्लसन जीते हैं, वहीं महिलाओं में आपको देखने को मिलेगा कैटरीना लगानो। तो कैटरीना लगानो है वो महिलाओं में चैंपियन बनी है, और जो मैग्नस कार्लसन है वो पुरुष में चैंपियन बने। कौन से में? टाटा स्टील जो शतरंज टूर्नामेंट है उसमें। तो मैग्नस कार्लसन है वो उन्होंने रविवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए बिल्ड्स खिताब है वो जीत लिया है, और टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट में दूसरी ट्रॉफी है वो इन्होंने हासिल की है। और इससे पहले वो रैपिड खिताब है वो जीत ही चुके हैं। नॉर्वे के 33 वर्षीय ये प्लेयर हैं, नॉर्वे के प्लेयर हैं, और शानदार प्रदर्शन करते हुए इन्होंने फाइनल में पहले 12 अंक हासिल किए थे, बाद में वहाँ तक कोई बाद में पहुँच ही नहीं सका था। वहीं महिलाओं के रिगार्डिंग बताया गया है कि महिलाओं वाले जो शतरंज टूर्नामेंट है उसमें 3 बार की विश्व जो बिल्ड्स चैंपियन है कैटरीना लगानो, ये उन्होंने ही एक बार फिर चैंपियन ये बनी है। पहले ये 3 बार बन चुकी है और ये इस बार वापस चौथी बार बनी है कैटरीना लगानो बिल्ड्स चैंपियन। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट जिसमें बिल्ड्स जो रैपिड के बाद में बिल्ड स्पर्धा होती है उसमें इस प्रकार के ये दोनों प्लेयर हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ की गई है एक ट्रॉफी की रिगार्डिंग राहुल गेब्रियला ने गोवा स्पेस को जिलाई इंडियन रेसलिंग लीग है उसके रिगार्डिंग दिखाया गया। और यहाँ पर आप चित्र में देख भी सकते हो कि जीत के बाद ट्रॉफी के साथ गोवा एसएस की टीम है वो आपको देखने को मिलती है। ये कौन से गेम के रिगार्डिंग है? इंडियन रेसलिंग टीम चैंपियन जीतने में भी मदद की। आई थिंक 1 मिनट। ये गेम है वो कार की जो रेसलिंग होती है रेस और इसके रिगार्डिंग है। इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है इंडियन रेसलिंग लीग। जो रेसलिंग वगैरह होती है उनके रिगार्डिंग है इंडियन रेसलिंग लीग चैंपियन 2024। और इसमें इस बार कौन सी टीम जीतती है, विजेता रही है, तो वो गोवा की एसएस है वो उसको जीत हासिल की है। तो गोवा एसएस है उसने जीत हासिल की है इंडियन रेसलिंग लीग में। इंडियन रेसलिंग लीग है इसमें गोवा एसएस है उसने जीत हासिल की है। और ये इनके एक प्लेयर का नाम देखने मिल रहा है राहुल गेब्रियला। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर कवर की गई है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के रिगार्डिंग। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी है उसके लिए मुंबई में पृथ्वी शो की वापसी अभी हाल में आयोजित किए जाएंगे। 23 नवंबर से स्टार्ट होंगे और 15 दिसंबर तक ये गेम है वो चलेंगे सैयद मुश्ताक ट्रॉफी के रिगार्डिंग। तो ये बार बार न्यूज़ में आएंगे, तो आगामी दिनों में हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन से टीम जीतते हैं, कौन से प्लेयर वगैरह, तो वो इम्पोर्टेंट हमारे उस टाइम हो जाएंगे। अभी तो तैयारियां चल रही हैं, तो स्टार्टिंग का फेज़ है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक हेडिंग कवर की गई है मलेशिया से भिड़ेगा भारत, साल की पहली जीत पर नजरें। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच है उसमें चीर प्रतिद्वंदी मलेशिया से गेम है वो होंगे। मलेशिया से भिड़ेगी इंडियन टीम। भारतीय टीम ने 2024 में अब तक 10 मैच खेले हैं, उनमें से 6 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, वहीं 4 है वो ड्रॉ रहे हैं। 1957 से अब तक दोनों टीमें हैं वो 32 बार आपस में खेल चुकी है। मलेशियन और इंडियन टीम दोनों ने अब तक 12-12 मैच है वो जीते हैं। दोनों ने बराबर मैच जीते हैं। 1957 से ये मैच स्टार्ट हुए थे, 12-12 मैच जीते, लेकिन 2024 में इंडियन टीम को कोई भी जीत हासिल है वो नहीं हुई है। तो इस बार आगामी जब ये गेम होंगे मलेशिया और इंडियन वाले, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंडियन टीम है वही विजेता रहे। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ हेडिंग कवर की गई है हिताशी ने हीरो WPGT है इसका 14वां चरण है वो जीता है। भारतीय गोल्फर है हिताशी बख्शी कौन है? गोल्फर है। और हीरो महिला जो प्रो गोल्फ टूर हुए थे उसमें 14वें चरण का खिताब है वो अपने नाम पर करके
सत्र की 30वीं ट्रॉफी है इन्होंने जीती है, 20 साल की है हिताशी। तो जो जूनियर सब जूनियर प्लेयर के रिगार्डिंग जो भी गेम वगैरह होते हैं वो थोड़े कम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स के नाम है वो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं, जो काफ़ी न्यूज़ और चर्चाओं में रहते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमें याद रखना है, हो सकता है आगे अपने दिनों में ये न्यूज़ में रहे भी या फिर नहीं रहे, तो एक बार थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको कि इनका गेम कौन सा है और ये अभी हाल में इन्होंने कौन सी ट्रॉफी वगैरह है या फिर कौन सा गेम वगैरह है वो जीता है। तो हिताशी है, हिताशी आपकी गोल्फर है और हीरो WPGT है, इसका 14वां चरण है वो इन्होंने जीता है। पाक के सीमित ओवर कोच बन सकते हैं जावेद। नेक्स्ट न्यूज़ थी, पाक के सीमित ओवर कोच है वो बन सकते हैं जावेद, उनके कोई प्लेयर है आकिब जावेद, तेज़ गेंदबाज है, पूर्व के तेज़ गेंदबाज है आकिब जावेद। वो पाकिस्तान के जिम्बाब्वे दौर से पहले सफ़ेद गेंद प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय और एक दिवसीय जो भी मैच है उसमें मुख्य कोच नियुक्त किए जाने की प्रबल संभावना है, अभी बने नहीं है, और बनेंगे तो भी इतना नहीं पूछा जाता कि कौन से कोच वगैरह है। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है ATP फाइनल्स के रिगार्डिंग। ATP फाइनल्स खेले जाएंगे, उनमें किताबी मुकाबले में भिड़ेंगे सिनर और फील्ड से। जानिक सिनर, इनका पूरा नाम है जानिक सिनर, शानदार सत्र के अपने शानदार सत्र का अंत करने से एक कदम दूर है और लगातार दूसरे साल ATP फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में इन्होंने प्रवेश है वो हाल में किया है। तो ये जानिक सिनर है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई थी। एक ये भी हम देख लेते हैं, डेविस कप से बाहर रह सकते हैं राफेल नडाल है, उनको अगर लगता है कि वह स्पेन के अपने विदाई टूर्नामेंट में टीम को सफलता दिलाने में सक्षम नहीं है, तो वह जो मलागा में डेविस कप फाइनल्स होंगे, कहाँ पर होंगे, मलागा में होंगे। कौन से डेविस कप फाइनल, उसमें सिंगल्स मुकाबलों से बाहर रहने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद को सिंगल्स में जीतने के लिए तैयार नहीं देखता तो मैं पहला व्यक्ति रहूँगा जो खेलना नहीं चाहूँगा। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है आपके राफेल नडाल और डेविस कप के बाद टेनिस से ये संन्यास लेने जा रहे हैं। तो डेविस कप के बाद में ये संन्यास लेंगे, इस वजह से भी ये न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है, वो भी क्रिकेट के रिगार्डिंग ही है। होप लुइस है, उन्होंने दिलाई है वेस्ट इंडीज़ है इसको रिकॉर्ड जीत। पहले विकेट की शतकीय संसर से वेस्ट इंडीज़ ने रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए शनिवार को चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। तो जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच में मैच हुए थे, इसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम है वो जीत गई है। कौन से थे? चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच थे। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर गई है नेशंस लीग के रिगार्डिंग। नेशंस लीग के में कौन सी न्यूज़ यहाँ पर दी गई है? नेशंस लीग में 6 साल के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 7 गोल हुए हैं और अभी हाल में जर्मनी है वो इसमें जीती है, नीदरलैंड है इसने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश है वो किया है। तो इस नेशंस लीग के में ये रिकॉर्ड हुआ है कि 6 साल के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में 7 गोल हुए हैं और इस चीज़ से पहले जर्मनी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली थी, लेकिन अब जीत ने उन्हें ग्रुप विजेता है वो बना दिया है। अब मार्च में अगले चरण में इनका मुकाबला किसी भी उप विजेता टीम है इससे होगा। तो ये न्यूज़ कवर की गई थी आपके स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो स्पोर्ट्स वाले जो पेज है उसमें हमने ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखी है। नेक्स्ट कुछ न्यूज़ देखें तो उसमें हमारे काम की न्यूज़ कौन सी है? एक न्यूज़ आपको ये देखने मिलेगी कि इंडिया एग्रीकल्चर के क्षेत्र में AI का यूज़ करने की प्लानिंग है वो कर रहे हैं। AI का यूज़ एग्रीकल्चर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का यूज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करने से क्या लाभ होगा? इससे हम AI की मदद से पौधों को स्कैन करके कीड़े वगैरह होते हैं उनकी जानकारी ले सकते हैं, उनकी जानकारी ड्रोन बता देगा, तो उस अकॉर्डिंग हम जो आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं वो उसी अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। किस हमें मात्रा में पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना है तो वो हमें इसके रिगार्डिंग जानकारी है
वो मिल जाएगी। तो कृषि को आगामी दिनों में काफ़ी अधिक ग्रोथ देने के लिए एआई का यूज़ किए जाने की प्लानिंग है वो की जा रही है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर दी गई है आपके मिस यूनिवर्स के रिगार्डिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिस यूनिवर्स वाला पॉइंट। हाल में जो मिस यूनिवर्स बनी है ये डेनमार्क की बनी है, डेनमार्क की विक्टोरिया है, ये चुनी गई है मिस यूनिवर्स। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है, इसमें डेनमार्क की यह पहली जीत आपको देखने मिलेगी कि पहली बार डेनमार्क है उसकी कोई मिस यूनिवर्स है वो बनी है। वहीं आप इंडिया की तरफ से जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, भारत की जो प्रतिनिधित्व करने वाली थी रिया सिन्हा, वो टॉप 30 है उनमें शामिल हो गई है, टॉप 30 में वो शामिल हुई है। रिया सिन्हा इंडिया की ओर से गई थी, लेकिन जो चैम्पियन बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है, वो है डेनमार्क की विक्टोरिया। तो डेनमार्क की विक्टोरिया है केजर थिलविंग, इनका नाम क्या है, केजर थिलविंग, विक्टोरिया केजर थिलविंग। इन्होंने वर्ष 2024 की मिस यूनिवर्स है ये चुनी गई है, और यह डेनमार्क की अंतर्राष्ट्रीय जो भी सौंदर्य प्रतियोगिता होती है उसमें पहली जीत आपको देखने मिलेगी। यह प्रतियोगिता का ये कौन सा संस्करण देखने मिलता है, 73वां संस्करण। तो 73वें संस्करण में डेनमार्क की आपकी विक्टोरिया केजर थिलविंग है वो मिस यूनिवर्स 2024 है वो घोषित की गई है। हाल ही में भी ये कहाँ पर हुए थे, मेक्सिको सिटी एरिना, वहाँ पर ये आयोजित किए गए थे मिस यूनिवर्स वाले, और इसमें 120 से अधिक प्रतिभागी हैं उन्होंने भाग लिया था। मिस नाइजीरिया है चिडिमा एडेसिना, ये दूसरे स्थान पर रही है, और मिस मेक्सिको मारिया फर्नांडा ये बेल्ट्रान ये तीसरे स्थान पर रही थी। दूसरे पर तो नाइजीरिया की रही है और तीसरे पर मेक्सिको की रही है। जो नाइजीरिया वाली है उसका है कोई भी चिडिमा, नाइजीरिया चिडिमा एडेसिना ये थी, और मेक्सिको की कौन सी है, मारिया मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन। तो मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन ये तीसरे पे थी, मेक्सिको की है। दूसरे पे चिडिमा एडिसिना थी नाइजीरिया की, और फर्स्ट रैंक वाली हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो है आपके विक्टोरिया केजर थिलविंग, ये डेनमार्क की है। वर्ष 2024 में जो 73वां संस्करण हुआ था उसमें मिस यूनिवर्स चुनी गई है, और ये डेनमार्क की कोई पहली अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स है वो आपको देखने मिलेगी। अब हम अदर कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। स्पोर्ट्स वाला हमने कवर कर ही लिया है। एक आपने देखा होगा कि हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनको बंदी बना रखा है। तो अमेरिका में 40 से अधिक जो अमेरिकी सांसद है उन्होंने इमरान खान की रिहा करने की मांग है वो की है। अमेरिका के 40 से अधिक सांसद हैं, उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन है इनसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ देश के सभी अन्य राजनीतिक कैदी हैं उनको तत्काल रिहाई के पक्ष लेने के और संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुरूप उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग है की है। और नेक्स्ट हमारे दूसरे पड़ोसी देश बांग्लादेश के रिगार्डिंग है। बांग्लादेश में वर्तमान में यूनुस खान है, आप वहाँ के पीएम बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस है, वो अभी अंतरिम नेता हैं वो देखने मिलेंगे। और उन्होंने कहा है कि भारत है वो जो पहले की इनकी बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, वो भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग है वो करेगा। उनका कहना है कि शेख हसीना है वो विभिन्न मौतों के लिए जिम्मेदार हैं और लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये हेडिंग कवर की कि यूनिस ने कहा मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये कहना चाह रहे हैं कि शेख हसीना इनको वापस दी जाए। बांग्लादेश में अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी अधिक दंगे वगैरह हुए थे, तो वहाँ की जो पीएम है वो देश छोड़कर यहाँ पर इंडिया की तरफ आ गई थी, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। अभी अंतरिम नेता कौन है, वहाँ पर मोहम्मद यूनुस आपको देखने को मिलेंगे। रूस और यूक्रेन वाली वार है वो कंटिन्यू चल रही है, और उसी के रिगार्डिंग बताया गया है। कभी रूस ने यहाँ पर ये बताया कि रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल की बौछार की है, कभी यूक्रेन वाले रूस पे करते हैं। तो ये अभी काफ़ी लंबे समय से ये वॉर है वो आपको देखने मिल रही है।
एक हमारे लिए है क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखने मिल रही है। अभी हाल ही में COP29 है, इनका आयोजन किया गया था। इन्हें कॉप की जगह COP29 है वो भी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब मेनली कॉप नाम सुनते हैं जब भी हम देखते हैं, यहाँ पर COP29 लिखा हुआ है। तो भारत ने COP29 है, इसमें विकसित देशों को खरी खोटी सुनाई है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये COP29 कहाँ पर हुए हैं, तो बाकू में चल रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है COP29, इसके दौरान ये भारत का आप पक्ष देखोगे तो भारत ने विकसित देशों को जलवायु कार्रवाई में समर्थन करने के लिए जो भी तरीके हैं उन पर गंभीरता से चर्चा नहीं करने के लिए विकसित देश हैं उनको करी करी सुनाई है। भारत का मानना है कि विकसित देश है वो विकासशील देश हैं, उनको कुछ फंडिंग वगैरह करें जिससे कि वो उस अकॉर्डिंग जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उनका डेवलपमेंट कर सके। और जो जलवायु परिवर्तन है उसमें अपना अहम योगदान है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अपना अहम योगदान वो देख सकें। तो ये COP29 कहाँ पर हुई है, बाकू अजरबैजान में। ये यहाँ पर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पर आयोजित की भी है COP29, तो बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट एक और न्यूज़ आपको देखने मिलेगी, यही जलवायु वार्ता के रिगार्डिंग। अभी हाल में G20 सम्मेलन भी होने वाला है, G20 सम्मेलन, और इस पर सबकी यहाँ पर बताया गया है कि निगाह रहेगी जलवायु परिवर्तन वाले वार्ता पर रखे, क्योंकि COP29 में जो बाकू अजरबैजान में हुआ था उसमें तो विभिन्न देश विकसित और विकासशील दोनों में क्या देखने को मिला था, मतभेद देखने को मिला था। तो अब हम चाहते हैं कि जो इस G20 वाला सम्मेलन है ये दोनों आपस में इनका एक मत हो जाए, तो इसको लेकर पूरे विश्व की निगाह यहाँ पर देखने मिलेगी। समिट पर ब्राज़ील में होगी G20 सम्मेलन, और G20 सम्मेलन पर UN के जलवायु प्रमुख शासनाध्यक्षों से की है सहमति बनाने की अपील। UN के जो जलवायु प्रमुख है उन्होंने विभिन्न देशों के जो शासन अध्यक्ष हैं उनसे सहमति बनाने की अपील की है। ब्राज़ील में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेगी G20 देशों के नेता, और ब्राज़ील में यह हो रहा है। इससे पहले अजरबैजान के जो बाकू में हुए थे COP29, वहाँ पर वार्ताकारों के बीच से जो भी जलवायु वित्त क्लाइमेट फाइनेंस है उसके मुद्दे को लेकर गतिरोध है वो हुआ था। तो और वे उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड के जो G20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उनके नेता है वो इस गतिरोध को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ आपको जलवायु परिवर्तन की रिगार्डिंग दो न्यूज़ है वो देखने मिलेगी। एक न्यूज़ यहाँ पर की गई है आपके एक पुरस्कार के रिगार्डिंग, अंतर्राष्ट्रीय टॉस पुरस्कार अभी हाल में किसको मिला है, IIT कानपुर की एक प्रोफेसर है प्रोफेसर बुशरा अतीक है, इनको अंतर्राष्ट्रीय टॉस पुरस्कार मिला है। यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है कि IIT कानपुर की महिला विज्ञानी है प्रोफेसर बुशरा अतीक, इन्होंने विश्व विज्ञान अकादमी की ओर से दिए जाने वाले दुनिया का अति प्रतिष्ठित टॉस द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार है वो जीत लिया है। IIT की श्रेष्ठता प्रोफेसर अतीक को ये पुरस्कार उनके अनुसंधान कार्य और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए दिए गए हैं। पुरस्कार पाने वाली IIT की यह पहली महिला और पांचवी विज्ञानी है वो है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए विज्ञानियों को यह पुरस्कार है वो देने की घोषणा द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेज ने की है, और विकासशील विश्व के 25 विज्ञानी हैं उनको ये अवार्ड है वो उसके लिए चुना गया है। और पुरस्कार ऐसे विज्ञानियों को दिया जाता है जिन्होंने विकासशील दुनिया में सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया है। और इंडिया में यह किसको मिला है, प्रोफेसर अतीक बुशरा अंतर्राष्ट्रीय टॉस पुरस्कार। देती कौन है, तो ये है द वर्ल्ड अकेडमी ऑफ साइंसेस है, उसके द्वारा ये पुरस्कार है वो दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख रहे हैं कौन कौन सी हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिल रही है। एक आपको याद रखना है, आपके भारतीय नौसेना है उसके प्रमुख एडमिरल है वो कौन है, प्रमुख एडमिरल है दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी इनका एक वक्तव्य भी आया है कि देश में नहीं हो सकता मुंबई जैसा आतंकी हमला, कोई मीटिंग वगैरह हुई थी तो उन्होंने इस प्रकार की जानकारी दी है। आपके लिए क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि
नौसेना प्रमुख कौन है, वायुसेना प्रमुख कौन है? तो उस अकॉर्डिंग भारतीय नौसेना के प्रमुख अभी हाल ही में कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर की गई है, मोदी जी हैं, इनको अभी हाल ही में नाइजीरिया का जो दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो मिला है। नाइजीरिया का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये किसे मिला है? अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनको मिला है। इससे पहले इनका ये नाइजीरिया वाला ये अवार्ड है वो 1969 में ब्रिटेन की महारानी है एलिजाबेथ है, इनको ये दिया गया था। अब हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको कौन कौन से देशों के विभिन्न सिविलियन अवार्ड है वो मिल चुके हैं। क्योंकि अभी आप एग्ज़ाम्स वगैरह में देखोगे तो इनके रिगार्डिंग जो ट्रेंडिंग में होते हैं अवार्ड वगैरह, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से देश से यह अवार्ड है वो अभी मिला है। अभी हमने देखा होगा आपने कि सोशल का डिपार्टमेंट वाला पेपर हुआ 1-2 दिन पहले, उसमें भी शायद इस प्रकार के अवार्ड के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से देशों के अवार्ड है वो मिल चुके हैं। इसमें फर्स्ट यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है सऊदी अरब का। सऊदी अरब का अवार्ड है किंग अब्दुल अजीज़ सास। किंग अब्दुल अजीज़ सास है, ये मिल चुका है। अफ़गानिस्तान का है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। फ़िलिस्तीन का है ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन। यूएई वाले है ऑर्डर ऑफ जायद। तो इसमें जायद आपको इनाम याद रखना है किसका? यूएई का, जिसके नाम में फ़लस्तीन दिया हुआ है। ग्रेट कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फ़लस्तीन, फ़लस्तीन वाला फ़लस्तीन का है, फ़लस्तीन लिखा हुआ है यहाँ पर। वैसे मैक्सिमम रूप से मेनली रूप से हम फ़लस्तीन बोलते हैं इसको। अफ़गानिस्तान वाले में कौन सा की पॉइंट आपको याद रखना है? स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान। अमीर अमानुल्लाह खान वाला अवार्ड कौन सा है, किसका पुरस्कार है? तो ये अफ़गानिस्तान का है, अमीर अमानुल्लाह खान। सऊदी अरब का कौन सा है? किंग। सऊदी अरब वाले वैसे मैक्सिमम रूप से किंग वगैरह यूज़ करते हैं। किंग अब्दुल अजीज़ सास, सास है, सास सबकी सास, किंग सऊदी अरब। नेक्स्ट हम देखते हैं रूस। रूस वाला है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ये रूस का है। मालदीव में ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। काफ़ी लंबा नाम है मालदीव वाले में। ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ द निशान इजुद्दीन। बहरीन का है किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा। तो रूस वाले में आपको याद रखना है सेंट एंड्रयू, नाम याद रखना है। सेंट एंड्रयू रूस वाले में आता है और ये किससे मिला है? पीएम को मिला है। मालदीव वाले में आपको क्या याद रखना है? ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन। तो ये या तो निशान इजुद्दीन याद रख सकते हो या फिर ये डिस्टिंग्विश्ड रूल है, ये आप वर्ड है वो याद रख सकते हो। ये किसका है? मालदीव का है। बहरीन वाले भी किंग है हाँ, लिखा हुआ, लेकिन बहरीन में आपको हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा ऑर्डर ऑफ द रेनेसा या हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसा आप याद रख सकते हो किसका है? बहरीन का है। अमेरिका वाले लीजन ऑफ मेरिट, मेरिट में लीजन फर्स्ट, तो वैसे आप याद रख सकते हो अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट। भूटान का है ट्रुक ग्याल्पो। भूटान का कौन सा अवार्ड है? ट्रुक ग्याल्पो, अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट। पलाऊ गणराज्य का है अबाकल अवार्ड। अबाकल अवार्ड किसका है? पलाऊ गणराज्य का है। फिजी का है कैंपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी वाले में नाम में फिजी है तो वैसे याद रह जाएगा कैंपिनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी है। ये किसका है? फिजी देश का है। इकबाल किसका है? सॉरी इकबाल नहीं, इबाकल किसका है? पलाऊ गणराज्य का है इबाकल। ड्रुक ग्याल्पो किसका है? भूटान का है। लीजन ऑफ मेरिट किसका है? यूएसए का है। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी है, इसका दिया हुआ है कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहो। तो लोगुहो वर्ड से याद रख सकते हो। लोगुहो किसका है? पापुआ न्यू गिनी का है कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुहो। मिस्र का कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। फ्रांस का कौन सा है? लीजन ऑफ ऑनर, ऑनर है लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ मेरिट तो देखा था यूएसए का, और लीजन ऑफ ऑनर किसका है? फ्रांस का। मेरिट है यूएसए का, ऑनर है आपके फ्रांस का।
नाइल रिवर कहाँ पर फ्लो करती है? मिस्र में फ्लो करती है, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल है वो मिस्र का है। लोगू हो वर्ड से हमने याद रखा है कैंपिनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगू हो, ये है पापुआ न्यू गिनी। तो लोगू हो किसका है? पापुआ न्यू गिनी का है। ग्रीस वाले का है ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। ग्रीस ग्रेट क्रॉस है, कौन सा है? क्रॉस है, क्रॉस है, बहुत बड़ा क्रॉस है, ग्रेट क्रॉस है ऑफ द ऑर्डर। और अभी हाल ही में नाइजीरिया का जो मिला है ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। नाइजर नाम है, इसमें वर्ड में देखने मिलेगा नाइजर, ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो ये कुछ अवार्ड वगैरह है वो हमने देखे कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको भी हाल ही के में मिले हैं दूसरे देशों के अवार्ड वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है गंगा डॉल्फिन के रिगार्डिंग। गंगा डॉल्फिन है, इसके लिए एम्बुलेंस सेवा पर केंद्र की मोहर है वो लग गई है। आपने देखा होगा एक न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है गंगा डॉल्फिन और कछुओं के संरक्षण के लिए। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था बेसिक रूप से तो वो गंगा डॉल्फिन के लिए स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें कछुए वगैरह हैं वो भी इंक्लूड है जो यूपी के क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको लेकर। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गंगा डॉल्फिन। ये इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था, गंगा डॉल्फिन के संरक्षण हेतु ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गंगा डॉल्फिन नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। और NMCG ने पिछले साल गंगा में जैव विविधता की समीक्षा के बाद में पाया था कि गंगा डॉल्फिन की संख्या है वो बढ़कर 4000 तक पहुंचने की दावा उन्होंने किया था, किसने? NMCG ने। और यही उनके अनुसार प्रदूषण की कमी और डॉल्फिन के संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। तो इस अभियान को और आगे चलाने और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है कि कुछ भी साल पहले उनका अस्तित्व है वो समाप्त होने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब स्थिति इनकी बेहतर हुई है। और NMCG है, इसकी नई परियोजना गंगा की जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके दायरे में कछुओं को भी लिया है। और कछुओं की कौन सी? जिनकी कुछ प्रजातियां विलुप्ति के खतरे का सामना कर रही हैं। कछुओं के संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है वो केवल यूपी में चलाना है। कछुए वाला कहाँ पर चलेगा? ओनली और ओनली यूपी में चलेगा। और इस परियोजना के तहत कछुओं के संकटग्रस्त जो प्रजाति हैं उनका न केवल पुनर्वास किया जाएगा बल्कि गंभीर खतरों से जो घिरी हैं कम से कम 3 प्रजाति हैं उनको फिर से जीवन देने का लक्ष्य है वो भी टारगेट डिसाइड किया गया है। परियोजना की निगरानी के लिए एक विशेष केंद्र है ये भी स्थापित किया जा रहा है। तो ये न्यूज़ किसके रिगार्डिंग थी? गंगा डॉल्फिन के रिगार्डिंग। गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जो एडवांसिंग रेस्क्यू सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ गंगा डॉल्फिन नाम से जो प्रोजेक्ट चला जा रहा है उसके रिगार्डिंग हमने न्यूज़ कवर की गई है। नेक्स्ट आपने काफ़ी बार आप जब हमारे संविधान पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि लाभ का पद जो है उसको कहीं भी, इस शब्द को कहीं भी डिफाइंड है वो नहीं किया गया है। समय समय पर इसकी व्याख्या है वो की जाती है। और अभी इसी के रिगार्डिंग कोई लॉ वगैरह बनाने के रिगार्डिंग केंद्र है उसमें इस प्रकार की वार्ता आपको देखने मिलेगी। केंद्र की गवर्नमेंट है वो लाभ के पद से जुड़े हुए जो भी सांसदों की अयोग्यता है उस पर फिर से कानून बनाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। सरकार ने 65 वर्ष पुराने उस कानून को ख़त्म करने की योजना बना रही है जो लाभ का पद धारण करने की वजह से सांसद हैं उनको सदन की सदस्यता के अयोग्य बनाता था। तो अब उसको चेंज करेगी। देखो गवर्नमेंट ये भी हमारे कैसी है, जो भी सिविल सिटीजन है उनके लिए तो विभिन्न लॉ लगा देती है कि आपको ऐसे ऐसे अयोग्य कर देंगे। जैसे अभी आप भी अग्निवीर वाला था कि आप बोल भी नहीं सकते थे, अब अगर आपने विरोध किया तब भी आप पर क्या लगेगा? एक्शन। लेकिन हमारे जो सांसद है अगर उन पर ऐसा होता था कि पहले वो कोई भी लाभ का पद ले लेते थे तो उनकी योग्यता है वो ख़त्म हो जाती थी। अब वो केंद्र की गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर ये कोई भी लाभ का पद भी धारण कर लेते हैं तो भी इन सांसदों की जो योग्यता है वो बनी रहे, वो अयोग्य नहीं हो, इसके रिगार्डिंग कानून बना रही। वही सांसदों को सुधार की आवश्यकता है, उनके लिए कुछ एजुकेशन मापदंड डिसाइड किए जाएं कि कोई ना कोई तो वो भी कंपटीशन एग्ज़ाम उनकी पास की भी होनी चाहिए ऐसे कुछ, तभी तो उनको पता होगा ना कि लॉ वगैरह में क्या क्या। पर देश का कानून है,
इसको हम कुछ ही नहीं कर सकते, जैसे उनकी मर्जी वो वैसे ऊपर करते हैं। यहाँ पर जो न्यूज़ कवर की गई है वो उसमें बताया गया है कि 16वीं लोकसभा है, उसमें कलराज मिश्र की अध्यक्षता वाली जो बेंच है उसने लाभ के पद पर संयुक्त समिति की सिफारिश के अनुसार संसद अयोग्यता की रोकथाम विधेयक 2024 है, इसका मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित विधेयक में वर्तमान संसद अयोग्यता की रोकथाम विधेयक 1959 है, इसकी धारा 3 को युक्ति संगत बनाने और अनुसूची में दिए गए ऐसे पदों की नकारात्मक सूची है उसको खत्म करने का प्रावधान है जिसकी धारक सदस्यता के अयोग्य हो जाएंगे। मौजूदा कानून और कुछ अन्य कानून के बीच टकराव को दूर करने का भी प्रस्ताव है और विधेयक में कुछ मामलों में अयोग्यता के जो अस्थायी निलंबन है उनसे संबंधित मौजूदा कानून की धारा 4 को हटाने का भी प्रस्ताव है। इसके स्थान पर केंद्र को अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। मसौदा विधेयक के अनुसार जनता की राय मांगते हुए विभाग ने याद दिलाया है कि सांसद अयोग्यता की रोकथाम अधिनियम 1959 की ये घोषणा करने के लिए बनाया गया था और सरकार के लाभ के कुछ पद धारण करने वाले सांसद हैं उनको सदस्यता के अयोग्य नहीं होंगे। अब देखिए, लाभ के पद पर मेनली रूप से तो पीएम का पद है वो लाभ के पद पर नहीं माना जाता। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला इसमें नहीं आता। राज्यपाल वगैरह है वो लाभ के पद नहीं होते। अदर जो भी हैं उनको उनमें कुछ लगाया गया है लाभ के पद, तो उनकी जो अगर वो संविधान हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी ये आपके सांसद वगैरह हैं ये लाभ के पद धारण कर लेते हैं तो उनकी योग्यता है, सदन की योग्यता है, सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, वो अयोग्य हो जाएंगे जब तक कि वो दोबारा चुनाव जीत कर नहीं आते। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये न्यूज़ है वो कवर की गई थी कि हम इस प्रावधान को ही चेंज कर देंगे, फिर कोई भी हमारा सांसद लाभ का पद धारण करे उसकी योग्यता है वो अयोग्य नहीं होगी, वो योग्य बना रहेगा। इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ की गई है हमारे डिफेंस सिस्टम के रिगार्डिंग। अभी हाल में इंडिया द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल है इसका टेस्ट किया है और रक्षा मंत्री ने इस प्रकार के जो टेस्टिंग है इस प्रकार है कि भारत चुनिंदा 5 देशों में शामिल हो गया है। कौन कौन से? अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस। अमेरिका, चाइना, रशिया और फ्रांस के पास पहले से ही मिसाइल प्रणाली के मौजूद हैं और मिसाइल की मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। मारक क्षमता वगैरह रिगार्डिंग नहीं पूछा जाता। अभी हमें याद रखना है कि भारत है वो कौन से में टेस्ट किया, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया और अभी इस प्रकार के टेस्टिंग वगैरह करने वाला भारत 5वां देश है। इससे पहले यूएसए कर चुका है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस। इनके पास इस प्रकार की डिफेंस सिस्टम है वो पहले से मौजूद है। COP29 वाला हमने देख ही लिया, बाकू अजरबैजान में हुआ था। मणिपुर में हिंसा जारी है। मणिपुर में हिंसा इस बार क्यों हुई है वो देख लेते हैं कि वहाँ पर कुछ राहत शिविर वगैरह थे। राहत शिविर है, वहाँ से लापता महिला और बच्चों के शव मिलने के बाद में वहाँ पर शनिवार से हिंसा भड़क उठी है और जो मेतीय संगठन है उनका आरोप है। वहाँ पर विभिन्न ट्राइबल ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलते हैं, उनमें से एक है मेती संगठन। उनका आरोप है कि उनकी हत्या उग्रवादियों ने की है, तो इस वजह से वहाँ पर इस प्रकार की हिंसा भड़क गई है। अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी वहाँ पर महाराष्ट्र में चुनावी रैलियाँ कर रहे थे, तो उन्होंने वो चुनावी रैलियाँ इस वजह से बाद में महाराष्ट्र वाली रद्द करके दिल्ली लौट आए हैं। मणिपुर में हिंसा जारी है और इस प्रकार की यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई है। वहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जो बीरेन सिंह हैं उनके पैतृक आवास पर भी हमले करने की कोशिश है वो की थी, हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें नाकाम कर दिया है। तो वहाँ के पीएम है वो पीएम नहीं, वहाँ के सीएम मुख्यमंत्री सीएम आपको याद रखना है कौन है, बीरेन सिंह। एंड आज की जो लास्ट न्यूज़ है वो है कहरे स्मोक की चादर में घोटा एनसीआर का दम। अभी इस टाइम पर पराली की वजह से वहाँ पर दिल्ली एनसीआर में काफ़ी पोल्यूशन हो जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ कवर की गई है। आपने देखा होगा कि अभी हाल में लॉकडाउन जैसी स्थिति करने की भी कोशिश की जा रही है। जो BS4 मानक हैं, BS4 मानक है उनसे कम के जो भी उन मानक से कम वाले जो भी व्हीकल्स हैं उनको एंट्री देना थोड़ी सी बैन की गई है, उन पर चार्ज वगैरह लगाए जा रहे हैं। वहीं
लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जिससे कि प्रदूषण की स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। जो दिल्ली मेट्रो है वो अपने फेरी है वो बढ़ाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक लोग हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा सके। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने को कहा है। हालांकि जो मापदंड वगैरह हैं, वो जो भी आपके इलेक्ट्रिक वाहन हैं, सीएनजी वगैरह हैं वाले वाहन है, सीएनजी वाला, उनके रिगार्डिंग थोड़ी उन्हें छूट दी गई है। लेकिन बाकी जो अदर हैं उन पर है ना सख्ताई से वो चार्ज वगैरह लगाए जाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो कवर की गई थी। ओके, तो आज का न्यूज़पेपर है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।